हाँ जी बेटा, शुरू करें। वेरी गुड यस इवनिंग सर। एवरीवन। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका पहला टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। बेटा ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर इस स्टैंडर्ड को हम वाइंड अप कर दें, नॉट मोर देन दैट। रीजन बिंग कि ये स्टैंडर्ड आपका ना उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। मतलब अगर मतलब बहुत रेयर सर्कमस्टांस होगा कि आपको ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो पेपर में देखने को मिले। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करके चलें, बेटा ये स्टैंडर्ड बात किसकी करता है? ये स्टैंडर्ड बात करता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे जो फाइल लगाई है साथ में वही बेयर टेक्स्ट है, जो क्लास नोट के अंदर रेफर करते हैं वही फाइल साथ में लगा दी है बेटा। तो ये आ गया आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बेटा इसके अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड के अंदर समझना क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब होता क्या है। नाम से पता लग रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये स्टैंडर्ड कहां पर अप्लाई होता होगा? जितने भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते हैं उनके ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड बेटा लगता है। जितने भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते हैं एक एंटरप्राइज के, वो ये कहता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है। वो पैरा नंबर 3 के अंदर मुझे बताया गया है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्या मतलब है। एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है एंटरप्राइज का, ठीक है, दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान, एक सिंगल प्लान के थ्रू एंटरप्राइज जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रही है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली क्या कर रही है? उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है सेल करके कंपोनेंट को एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, या डीमर्जर के थ्रू, या स्पिन ऑफ के थ्रू, ठीक है, ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू द एंटरप्राइज ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, अब मुझे बताओ, सेलिंग ऑफ का मतलब तो आप लोग समझते हो है ना। डीमर्जर का मतलब भी समझते हो। डीमर्जर का मतलब समझते हो ना कि दो कंपनीज है, एक कंपनी है। अब हमने इसको क्या कर दिया? डीमर्ज कर दिया। जैसे अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करके चलूं, तो टाटा ग्रुप क्या कर रहा है? टाटा ग्रुप बेटा कुछ कंपनीज को अब क्या कर रहा है? डीमर्ज कर रहा है। टाटा ग्रुप क्या करके चल रहा है? कुछ कंपनीज को डीमर्ज करके चल रहा है, ठीक है। स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता था बेटा? कौन बता रहा है मुझे? सर मतलब सब डिवीजन टाइप। But ठीक companies are बोल mostly रहे divided into, their own different entity. हो। बिल्कुल सही, दोनों ने कहीं ना कहीं ठीक बोला। स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, एक ना नई कंपनी, एक इंडिपेंडेंट कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ये जो इंडिपेंडेंट कंपनी क्रिएट करते हैं कैसे? जो आपकी पेरेंट कंपनी होती है वो क्या कर देगी? शेयर इशू कर देती है। पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को एक शेयर इशू करके एक अलग कंपनी कहीं ना कहीं समझो क्रिएट कर जाती है, उसको कहते हैं मतलब स्पिन ऑफ। डिस्पोजिंग ऑफ द पीसमेल, सच एज सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एसेट्स एंड सेटिंग इट्स लाइबिलिटीज इंडिविजुअली। यहां पर क्या था कि आपने एंटायरली बेच दिया है ना। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप कंपोनेंट जो है उसके एसेट्स को बेचोगे, उसकी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करोगे इंडिविजुअली। और लास्ट क्या होता है? टर्मिनेट कर देना थ्रू अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब छोड़ देना। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना ना। आगे कहता है अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन द कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। कह रहे हैं जो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या एक अलग ही जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो अगर आप लोग बेटा ध्यान से पढ़ो, यहां पर लिखा था और, यहां लिखा तो और, यहां लिखा है एंड, यहां लिखा है एंड। मतलब मेरे को तो ये समझ में आता है कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई, प्लस बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। यानी हम कह रहे हैं वो कंपोनेंट ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेपरेट मेजर लाइन को, या फिर जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली। तो ऐसे केस के अंदर बेटा इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे। ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में बोलेंगे। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो जी। अब बेटा मैं यहाँ पर ना मेन मेन देखो बातें के ऊपर हम करके चलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ना है। चलो, अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक एंटरप्राइज बेटा कंपोनेंट को बेचता है सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, तो जो भी रिजल्ट होगा वो क्या रहेगा? नेट गेन या नेट लॉस? क्या रहेगा? नेट गेन या नेट लॉस, जो भी रहेगा। कहना अब इस डिसकंटिन्यूस के लिए होता क्या है कि हम एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एंटर करते हैं एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर।
हो सकता है कि एक्चुअल जो ट्रांसफर हो रहा हो पोजेशन का, कंट्रोल का, वो किसी और डेट पे हो रहा है। मैंने आज ही एग्रीमेंट कर लिया, आज की हमने डेट स्पेसिफाई कर ली, ठीक है, आज दिन हमारा एक एग्रीमेंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट हमारा हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया। हो सकता है कि जब मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूं या जब मैं आपको पोजेशन दूं या कंट्रोल ट्रांसफर करूं, वो डेट बाद की डेट हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हो सकता है कि जो पेमेंट्स करी जा रही है वो एग्रीमेंट के टाइम पे करी जा रही है, ठीक है, या ट्रांसफर के टाइम पे करी जा रही है, या एक फ्यूचर पीरियड में करी जा रही है। तो ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर हम एक कंपोनेंट को एंटायरिटी नहीं देखो, ऊपर उसने देखो एक जो जो पॉइंट बोलने बेटा वो उसी की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर फिफ्थ पैरा के अंदर बात उसे वो करता है कि अगर सब्सटेंशियली इन एंटायरिटी अगर आप बेचते हो कंपोनेंट को। दूसरा कहता है अगर एक एंटरप्राइज कंपोनेंट को बेचता है एंटायरिटी नहीं, बट उसके सेल करके एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली या स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, या पीसमेल डिस्पोजल हो रहा है जहां पर, तो वहां पर क्या है बेटा, ओवरऑल रिजल्ट हमारा नेट गेन हो सकता है या नेट लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट या सेटलमेंट करते हैं जब इंडिविजुअल लाइबिलिटी की, तो हो सकता है उसका कुछ ऑपोजिट इफेक्ट हो। मतलब आपने किसी एसेट को बेचा, उस पर आपको गेन हुआ है, किसी आपने लाइबिलिटी को बेचा, उसके ऊपर आपको क्या हुआ है, गेन हो गया कि आपने कम पैसे दिए। किसी एसेट को बेचा आपने, हो सकता है उसके ऊपर लॉस हुआ हो। ओवरऑल हम कह रहे हैं कि नेट गेन या नेट लॉस होगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे मान लो नेट गेन हुआ, लेकिन अगर मैं एसेट्स को देखता हूँ मेरे को लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो लॉस हुआ है। मोर ओवर बेटा यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं होती जहां पर हम कहेंगे एक ओवरऑल बाइंडिंग एग्रीमेंट आपने एंटर कर दिया। क्योंकि जब तो आप एंटायर बेच रहे हो एक कंपोनेंट को, उस केस में तो क्या हो रहा है, उस केस के अंदर तो आपके पास एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, पूरा का पूरा एक सेटअप, एक बिजनेस आप बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच रहे हो, और वो भी कब होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। सेल करोगे एसेट्स को, लाइबिलिटीज को सेटल करोगे, उसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जो डिस्पोजल होता है एक कंपोनेंट का जो कि प्रोग्रेस में है, जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो आपको उसको अलग दिखाना चाहिए। उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हम दिखा के चलेंगे, ठीक है। हम आगे वो क्या कहता है बेटा, कि एक एंटरप्राइज क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है ऑपरेशन अबंडरमेंट करके, बिना सब्सटेंशियल सेल करे। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने अपने एसेट्स को नहीं बेचा, हम अपने एसेट्स को बेच नहीं रहे, बिना सब्सटेंशियली अपने एसेट्स को सेल करे हमने बस अबंडन कर दिया। अब एक अबंडन ऑपरेशन जो है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो रहा है अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया वो क्राइटेरिया जो कि डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ। और डेफिनेशन पर आप पढ़ चुके हो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो वहां पर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, तो सिर्फ ये फुलफिल हो रहा है पहला, 1 2 3, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। वो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, उसको हम बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बेटा माना थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बोरिंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा ये, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलो अगला पैराग्राफ बेटा क्या कहता है, कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ना क्या करती है, फ्रीक्वेंटली फैसिलिटीज को क्लोज कर देती है, या कई बार हम किसी प्रोडक्ट को अबंडन कर देते हैं, या कई बार हम प्रोडक्ट लाइन को अबंडन कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, जो साइज ऑफ वर्क ऑफ ऑपरेशन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अब ये जो हमारे टर्मिनेशन होते हैं जनरली वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होते, ठीक है। जनरली वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होते हैं, कह रहे हैं आर नॉट इन देमसेल्फ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दे कैन अकर इन कनेक्शन विद द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एग्जांपल्स ये हैं, कह रहे हैं कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो डू नॉट नेसेसरी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ए ऑफ पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 ए के जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। एक बार मैं चाहता हूं तुम पैरा नंबर 3 का ए पढ़ लो। ए के अंदर बेटा 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहे हैं डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम एक सिंगल प्लान के अंदर सब्सटेंशियली जो है, ठीक है, एंटायरिटी एक कंपोनेंट, या डीमर्जर कर रहे हैं, या स्पिन ऑफ कर रहे हैं, या आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो पीसमिल मैनर के अंदर, या आप टर्मिनेट कर रहे हो थ्रू अबंडनमेंट, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने बेटा यहाँ पर ना आपको चार चीजें लिखकर दे दी। कह रहे हैं कि जो एक्टिविटीज ऐसी है, ऐसी एक्टिविटीज का एग्जांपल जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी क्राइटेरिया पैरा 3A वाला, बट दे माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद द अदर सर्कमस्टांसेस, लेकिन बाकी सर्कमस्टांसेस का मिलके हो सकता है वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दे। तो अब आपको पेपर ये आना क्यों जरूरी है, ये 4 पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम बनवाने की कोशिश करेगा इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं जो भी ग्रेजुअल या एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने ग्रेजुअल मैनर में
या एवोल्यूशनरी मैनर में हम क्या कर रहे हैं, उसको फेज आउट करते जा रहे हैं, वो सर्विसेज बंद करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, आपको टीवीज का पता होगा, या अगर हम सिस्टम की आज के टाइम में बात करके चलें बेटा, पहले डेस्कटॉप कैसे आते थे, पहले मॉनिटर स्क्रीन कैसे होती थी, पहले के टाइम में मॉनिटर स्क्रीन बेटा इतनी बड़ी होती थी, कीबोर्ड होता था, साथ में सीपीयू होता था। आज के टाइम में बेटा ग्रेजुअली क्या हुआ, क्या लैपटॉप पे स्विच हो गए, ग्रेजुअली क्या लैपटॉप भी आते जा रहे हैं सारे। अगर डेस्कटॉप भी आज के टाइम पे आ रहे हैं तो एक सिंगल स्क्रीन होती है, वो भी पतली सी, उसी के अंदर सीपीयू का हो जाता है, बस ये हो जाता है, साथ में कीबोर्ड हो जाता है। हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चीज। तो बेसिकली यहाँ पर कर क्या गया है, क्या मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट लाइन है, इसको हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम लैपटॉप्स के ऊपर आ रहे हैं ना। या फिर क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन द ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। डिसकंटिन्यू करना सेवरल प्रोडक्ट्स ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर, शिफ्ट कर देना कुछ प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। एक लोकेशन पे कोई मार्केटिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही थी, हमने इसको शिफ्ट कर दिया किसी और पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, एक दूसरी और लोकेशन पे कर दिया। या फिर हमने एक फैसिलिटी ही क्लोज कर दी ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट सेविंग कर सकें या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकें। एक हमने सब्सिडरी है वो हमने बेच दी, जो कि सिमिलर टू डोज ऑफ द पेरेंट या सब्सिडरी, हमने उस सब्सिडरी को बेच दिया। तो वो क्या है, एक एग्जांपल है इस चीज। चलो अब आगे उसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट की बात करिए बेटा। रिपोर्टेबल सेगमेंट वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर तुम लोग पढ़ के आए हो। मतलब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा सेगमेंट, ठीक है, जो कि एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या एक जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर डेफिनेशन आते हैं उसको वो फुलफिल करके चल रहा है। कंपोनेंट जो होता है बेटा, उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, कंपोनेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। कब हम डिस्टिंग्विश करके चल सकते हैं, इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। हमने ऊपर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा बताया गया है कि कब कब आप उसको कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर ना तीन कंडीशन दी गई है। पहला बोलता है कि जो भी ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, कंपोनेंट के, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है। सेकंड, रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तीसरा क्या है, मेजोरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मतलब हम कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो कब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की कैटेगरी को फुलफिल कर जाएगा, अगर उसके ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है, पहला पॉइंट एसेट्स और लाइबिलिटीज पे आया, बैलेंस शीट के आइटम के ऊपर आ गया। दूसरा रेवेन्यू के ऊपर आ गया। तीसरा एक्सपेंसेस के ऊपर आ गया। कह रहे हैं वो क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज कह रहे हैं अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसी कंपोनेंट में, इफ दे वुड बी एलिमिनेटेड when the component is sold, abandoned or otherwise disposed of, or if debt is attributed to a component, the related interest and other financing costs are similarly attributed to it। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं बेटा किसी कंपोनेंट को, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। किसी कंपोनेंट से रिलेटेड है, इनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कब एलिमिनेट कर देंगे, अगर आप इस कंपोनेंट को क्या कर देते हो बेटा, बेच देते हो, बंडन कर देते हो या डिस्पोज ऑफ कर देते हो। सिमिलरली अगर मान लो कोई किसी कंपोनेंट से रिलेटेड डेट है, अगर आप उसको पे ऑफ कर देते हो तो जो भी उसके रिलेटेड इंटरेस्ट होगा या अदर फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बोलो बेटा, क्लियर हुआ। Sir, Yes, एक short sir. example दे सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटा। इसी पॉइंट का एक शॉर्ट कोई इसी बस एग्जांपल कि किस वे से वी आर डूइंग इट, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हुई थी। समीक्षा, आपकी वॉइस ना मेरे को उतनी क्लियर आ नहीं रही। सर इसी पॉइंट का एक छोटा सा एग्जांपल कि मतलब कोई रियल लाइफ एग्जांपल कि किस तरह से मुझे थोड़ी क्लैरिटी नहीं हुई इस पॉइंट की। इन वाले पॉइंट्स को लेकर कह रहे हो, एक छोटा सा एग्जांपल, आपको उस चीज को यस लेकर यस क्लैरिटी नहीं सर, हो पा। ओके, यस। चलो लेट मी थिंक ऑफ। ओके, इसके लिए एग्जांपल, चलो कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आए। एक ग्रुप है पूरा, से टाटा, ठीक है बेटा। टाटा जो है ना, अभी एक आईपीओ लेकर आने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजीज, अगर आप लोगों को बताओ, ठीक है। अब सारे फैक्ट सही हो जरूरी नहीं है,
मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए भी ये मेरे माइंड में नेम आया, मैंने ले लिया। टाटा जो है बेटा एक आईपीओ लेकर आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के नाम से। ऐसा नहीं है ये कोई नई कंपनी है, ये बेटा कोई नई कंपनी नहीं है, ये टाटा ग्रुप का ही क्या है, एक कंपोनेंट है। टाटा ग्रुप का ही एक कंपोनेंट है। बस इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ना अब अलग कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए, ऑपरेशनल पर्पस के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अब मुझे तो जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करके चलते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, क्या आपके माइंड में सबसे पहले यही नहीं आता कि इसकी बैलेंस शीट, पी एंड एल, क्या ये सब चीजें नहीं आती, आती है नहीं आती। तो Yes, हम sir. बस यही कहें कि मैं टाटा टेक्नोलॉजी को, इस कंपोनेंट को मैं कह सकता हूं कि ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। ठीक है, दो ये डिसकंटिन्यूइंग वाला नहीं है, हाँ हम ये करें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ये, अगर हम इसके ऑपरेटिंग, ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं टाटा ग्रुप से। क्या हम अलग कर सकते हैं, आंसर है यस। कह रहे हैं कब हम मान के चलेंगे, कह रहे हैं अगर इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब मेरे पास जो भी टाटा ग्रुप के एसेट्स हैं, हाँ मैं बता सकता हूँ कि यार इसमें से ना ये जो 40 करोड़ के कंप्यूटर्स है ना, या 400 करोड़ के जो लैपटॉप्स है ना, ये किसके बिलोंग करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं। ये जो लाइबिलिटीज है ना 80 करोड़ की, ये किसकी है, ये टाटा टेक्नोलॉजी की है। मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि हाँ जी ये जो पर्टिकुलर 400 करोड़ है या ये जो पर्टिकुलर 80 करोड़ है, ये किसका है, टाटा टेक्नोलॉजीज का है। मान लेते हैं बेटा ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है पूरा, इसका आईपीओ आने वाला है। मान लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, अब मान लो ये सॉफ्टवेयर बना रही है, तो सॉफ्टवेयर से जो भी रेवेन्यू हो रहा है, क्या आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो ना कि ये टाटा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि बाकी जो है मान लेते हैं वो गुड्स के अंदर डील करती है, तो मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ ना कि सॉफ्टवेयर सेल से जो भी पैसा आ रहा है वो इसका है, रेवेन्यू। इसी तरीके से बेटा जो भी एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग नेचर वाले, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे वगैरह मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस, मान लेते हैं कि मैंने आईआईटी वाले लोगों को हेलो वो करा हुआ है, हायर करा हुआ है, आईटी प्रोफेशनल्स को, जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो आईटी सॉफ्टवेयर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, जो भी चीजें दे रहा हूँ, रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ, सैलरी वॉट एवर आई एम पेइंग देम फॉर, ये मेरे लिए एक ऑपरेटिंग खर्चा है। कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आप उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो। आप समझ आया बेटा। Yes, sir, got it. तो चलो बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट मैं आपको चाहता हूँ कि सीधा आ जाओ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के ऊपर। ठीक है, ये बीच वाले जो दो पैराग्राफ है ना, ये एक बार क्लिक इग्नोर करो, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के ऊपर आओ। अब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की बात करके चलो, तो हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अगर हम रिगार्ड में बात करके चलें, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होता है अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, जो भी पहले हो गया, जो भी पहले हो गया, दो ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है, एंटरप्राइज एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आ गया कि सब्सटेंशियली वो सारे एसेट्स बेच देगी जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। दूसरा है एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी अगर कोई और सिमिलर बॉडी है, दोनों ने अप्रूव कर दिया है एक फॉर्मल प्लान डिसकंटिन्यूएंस के लिए, एंड मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान, और उन्होंने प्लान की क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी है। तो जो भी जल्दी हो गया उसको हम इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मानेंगे, उसको हम क्या मान के चलेंगे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मानेंगे। क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि या तो एंटरप्राइज एक सेल एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर गया, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर हम एंटर कर गए कि सब्सटेंशियली जितने भी एसेट्स है ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल कर देंगे, सब्सटेंशियली सेल कर देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो भी गवर्निंग बॉडी, उन्होंने क्या कर दिया, एक अप्रूवल दे दिया, फॉर्मल प्लान अप्रूव कर दिया, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव कर दिया किस चीज के लिए, डिसकंटिन्यूस के लिए, और उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया प्लान की। अब हम कब कहते हैं, एक जो फॉर्मल ये जो प्लान होता है डिसकंटिन्यूस का, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो फॉर्मल प्लान है डिसकंटिन्यूस का, इसके लिए क्या क्या चीजें आती है। पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मेजर एसेट्स हैं जो कि आप क्या करके चलोगे, डिस्पोज ऑफ करके चलोगे। आप डिस्पोज कैसे करोगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, व्हाट इज द पीरियड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोज करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। प्रिंसिपल लोकेशन कौन सी इफेक्ट होगी, लोकेशन, फंक्शन और अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं जिनको आप कंपेंसेट करके चलोगे, ठीक है, इस डिस्पोजल के चक्कर में, जो टर्मिनेट होंगे, जिनकी सर्विस, जिनकी जॉब जाएगी, ठीक है। और आखिरी क्या बोलता है, द एस्टिमेटेड प्रोसीड्स क्या रहेगी इस डिस्पोजल से,
तो ये चीजें हैं बेटा जो इन्होंने हमें यहाँ पर बता के चलती हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो, अब इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट वो बोलता है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट वाले के ऊपर। अब कह रहे हैं एक एंटरप्राइज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सिमिलर गवर्निंग बॉडी जो है वो कहेंगे उन्होंने अनाउंसमेंट कब करी है, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मेन फीचर्स क्या है प्लान के, उन लोगों को जो कि अफेक्ट होने वाले हैं उससे। बेटा अगर कोई भी हम बिजनेस या एंटरप्राइज या डिसकंटिन्यू करके चल रहे हैं, तो जो लोग इससे अफेक्ट होंगे ना इसके डिसकंटिन्यूएंस से, अगर तुमने उसको अनाउंसमेंट कर दी है ना, तो हम मान के चलेंगे कि आपने क्या कर दिया, डिटेल फॉर्म में पेन की अनाउंसमेंट कर दिया। आपको उधार दिया हुआ था जो लेंडर्स थे, आपने उनको बता दिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, आपके जो क्रेडिटर्स हैं आपने उनको बता दिया, जो आपके ट्रेड यूनियन थे, इंप्लॉइज थे, जो भी ट्रेड यूनियन बनी हुई थी वर्कर्स की, वहां पर आपने बता दिया। ठीक है, एक सफिशिएंटली स्पेसिफिक मैनर में टू मेक द एंटरप्राइज कमिटेड टू डिसकंटिन्यूएंस कि हम जो है डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। अब रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के अंदर देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं एक एंटरप्राइज को ना रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के प्रिंसिपल लगाने चाहिए दैट आर सेट आउट इन द अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो दूसरे स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, डिसाइड करने के लिए कि एज टू व्हेन एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर द चेंजेस इन द एसेट्स। कह रहे हैं अगर आपके एसेट्स के अंदर चेंज हुआ, आपकी लाइबिलिटीज के अंदर चेंज हुआ है, आपके रेवेन्यू में चेंज हुआ है, आपके एक्सपेंस के अंदर चेंज हुआ है, गेन हुआ है, लॉस हुआ है, या कैश फ्लोज के अंदर अगर चेंज हुआ है जो कि एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना चाहिए, बाकी जो स्टैंडर्ड है उसके रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कोई एस्टेब्लिश नहीं करता कि क्या रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ये चीज ध्यान रखना। ये सिर्फ ये कहता है कि एंटरप्राइज को फॉलो करना चाहिए रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल जो बाकी स्टैंडर्ड्स के अंदर है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर आ गया कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, या जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अब उसके बाद बताया गया कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसे करके चलेंगे। बेटा अब जिन बच्चों ने तो मेरे साथ कभी पढ़ा हुआ है पहले, उनको पता होगा मेनली ना चार चीजें होती हैं किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर। एक रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ इज द डिस्क्लोजर। ऐसा ही है। अब रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जो है ना वो ज्यादा बात नहीं करेगा। ये तो ये कहता है कि जो बाकी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, अदर स्टैंडर्ड्स, कह रहे हैं उनको फॉलो करता। ये बात करता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में। तो कह रहे हैं इनिशियल डिस्क्लोजर आप कैसे दोगे, और मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर कहता है कि एक एंटरप्राइज को इंक्लूड करना चाहिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड जिसके अंदर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो है अक्कर हुआ। अब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अक्कर कब होता है वो तुम अभी अभी ऊपर पढ़ के आए, क्या पढ़ा था, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब अक्कर होता है, कौन बता रहा है दोनों में से मुझे, कब होता है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट? अरे बोलो बेटा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब होता है? सर वो जी, सेल एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है। पहला सेल एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर जाता है, या फिर एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी जो है उसने एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव कर दिया है और एक अनाउंसमेंट कर दिया उसकी। ठीक है, तो जिस टाइम पे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अक्कर होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि हम कह रहे हैं यहां पर अब आपको देखते चलना है कि एंटरप्राइज को इंक्लूड करनी है ये सारी इंफॉर्मेशन। क्या क्या, जो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका डिस्क्रिप्शन, बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड। एएस 17 के अकॉर्डिंग आपको जो भी वो जियोग्राफिकल या बिजनेस सेगमेंट है वो आपको बतानी होगी। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की डेट क्या है, नेचर क्या है, पीरियड कितना है या डेट कौन सी है जिस दिन हम मान के चलेंगे कि डिसकंटिन्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो डिटर्मिनेबल है। जो भी हमारी कैरिंग अमाउंट्स है बैलेंस शीट डेट के ऊपर एसेट्स की, जो हमें डिस्पोज ऑफ करनी है या लाइबिलिटीज जिनको सेटल करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के केस में जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रिलेटेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। प्री टैक्स प्रॉफिट या लॉसेस कितने हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, नेट कैश फ्लो कितना है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इनिशियल डिस्क्लोजर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका डिस्क्रिप्शन दे दो जी,
कह रहे हैं वो कौन सा सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट है, A17 कोडिंग को बता दो। कह रहे हैं कौन सी डेट पे आपका इनिशियल डिस्क्लोजर हो रहा है, सेकंड नेचर क्या है उसकी, आप बताओ कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, किस डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट डेट के ऊपर एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने कितने हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले, रेवेन्यू और एक्सपेंस का अमाउंट कितना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो आपका साल चल रहा है उसके अंदर, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के रिकॉर्ड में टैक्स से पहले कितना अमाउंट है, और इनकम टैक्स कितना। जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका नेट कैश फ्लो कितना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। तो अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ सोच के देखो, पहले 3 पॉइंट बड़े लॉजिकल है, 4 पॉइंट बड़े लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। उसके बाद वाले जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो या तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, या आपका P&L से रिलेटेड है, ठीक है, या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यही 3 चीजें हैं। तो अगर आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर किस बारे में बात होती है, एसेट्स लायबिलिटी के बारे में, ये आ गया एसेट्स लायबिलिटी के बारे में। P&L में किसके बारे में बात होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में आ गया, प्रॉफिट्स के बारे में आ गया, ठीक है। CFS में किसकी बात होगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की, उसके बारे में आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा। यस सर। चलो, अब उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लो वो कहता है कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड की, जो भी आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन और लॉसेज है या कैश फ्लो है जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रिलेटेड है, कह रहे हैं उसको हम क्या करके चलेंगे, वो डिस्क्लोजर तभी देके चलना है ओनली अगर वो डिस्पोज ऑफ होगा, सेटल होगा, रिड्यूस होगा या एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला वो क्या कहता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा जब डिसकंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाती है। टू द एक्सटेंट अगर आइटम्स कंटिन्यू रहेंगे डिसकंटिन्यूअस के बाद भी, तो उनको हम एलोकेट नहीं करोगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में। जैसे अगर मान लो कोई कंटिन्यू स्टाफ की सैलरी है, ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद, तो उसकी हम एलोकेशन नहीं करके चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि अगर मान लो कोई भी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है, वो हुआ कब है, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, ठीक है, एंड लेकिन हुआ कब से है, अप्रूवल से पहले हुआ है। तो वहां पर आपका बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है, कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो प्ले में आएगा। अगर एक इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है और बिटवीन द डेट हो रहा है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, या फिर बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूव अथॉरिटी इन द केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज, तो डिस्क्लोजर कैसे देना है, AS4 लगाओगे वहां। वहां पर वो कह रहे हैं AS4 फॉलो करना। अदर डिस्क्लोजर की बात करके चलता है, वो कहता है कि जब भी एक एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ करेगी, क्या लिखा है यहाँ पर मैं बताता हूँ बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी एक एंटरप्राइज जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगी एसेट्स को या सेटल करेगी लाइबिलिटीज को जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, या किसी बाइंडिंग एग्रीमेंट के अंदर एंटर करती है उन एसेट्स को बेचने के लिए, लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, तो उसके अंदर आपको बताना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड करना होगा कि क्या गेन और लॉस हुआ है जो कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो डिस्पोजल के ऊपर या सेटलमेंट के ऊपर ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स के डिस्पोजल के ऊपर, लाइबिलिटी की सेटलमेंट के ऊपर जो कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, कितना हमारा बिफोर टैक्स गेन या लॉस था, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना था उस गेन या लॉस के ऊपर, कितना नेट सेलिंग प्राइस था, रेंज क्या थी प्राइसेस की, ठीक है, जो भी कॉस्ट लग रही है हमें उसको बेचने के लिए वो माइनस करने के बाद, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग क्या है कि कब पैसा वो मिल जाएगा, कैरिंग अमाउंट क्या रहेगी बैलेंस शीट डेट के ऊपर नेट एसेट्स की। तो आपको ये सब चीजें बता के चलनी है बेटा। ये स्टैंडर्ड जो है मोर ऑफ जो है थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं चीजों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखना हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। जब क्वेश्चंस करेंगे यू भी रियलाइज कि 10 में से या अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 क्वेश्चन ना बिल्कुल थ्योरेटिकल है, जो इस स्टैंडर्ड के अंदर मेन मेन चीज लिखी हुई है उसके ऊपर बोला गया है। फिर उसका कहता है अपडेटिंग द डिस्क्लोजर पे आ रहा हूं मैं सीधा। अपडेटिंग द डिस्क्लोजर के अंदर क्या कहता है कि इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर जो ऊपर हमने बोले हैं, एक एंटरप्राइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेगी जो भी पीरियड है सब्सीक्वेंट टू द वन जिसके अंदर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ है, कि जो क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंट क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं इन अमाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, जो भी आपका अमाउंट है या टाइमिंग है कैश फ्लो का रिलेटिंग टू द एसेट्स जो डिस्पोज ऑफ करने हैं या लाइबिलिटी जो सेटल करनी है। अब जो एग्जांपल्स हैं बेटा उन इवेंट्स के या एक्टिविटीज के, ठीक है, जिनको हम डिस्क्लोज करेंगे इंक्लूडिंग द नेचर और टर्म्स जो है वो आपको बता के चलनी होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स वहां पर अप्रूवल चाहिए होंगे जो भी, वो सब आप बता के चलो।
यहाँ पर अब जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स ऑफ द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज दैट वुड बी डिस्क्लोज इंक्लूड्स कि नेचर और टर्म क्या है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की, या डीमर्जर की, ठीक है, या स्पिन ऑफ की बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल, ये सब क्या एग्जांपल्स। अब कह रहे हैं कि जो डिस्क्लोजर हमने पैरा नंबर 20 में बोला, पैरा नंबर 23 में बोला, 26 में बोला, कह रहे हैं वो तो कंटिन्यू रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर अ पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड जिसके अंदर डिसकंटिन्यूएंस कंप्लीट हो रही है। यानी जब तक डिसकंटिन्यूएंस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको डिस्क्लोजर देके चलने होंगे पैरा नंबर 20 के, पैरा नंबर 23 के और पैरा नंबर 26 के, ठीक है। अगर एक डिसकंटिन्यूएंस कंप्लीट हो जाती है, जब प्लान सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा या अबंडेंट हो जाएगा, या तो फुल पेमेंट जो है बायर से ना भी आई, अगर हमारा जो भी प्लान था वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका हुआ है या अबंडन कर दिया हमने, ठीक है, तो हम डिसकंटिन्यूअस को क्या मान लेते हैं, कंप्लीट मान लेते हैं। हो सकता है कि जिसको हम बेच रहे हैं उससे भी पूरा पैसा नहीं आया। अगर एक एंटरप्राइज बेटा अबंडन करती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अबंडन करती है या विड्रॉ करती है एक प्लान से जो प्रीवियसली रिपोर्ट करा गया था एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की तरफ, तो आपको बताना होगा, ये फैक्ट बताना होगा, आपने ऐसा क्यों करा, रीजन देने होंगे, इसका इफेक्ट क्या रहा आपको बताना होगा, ठीक है। सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा हर एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए। वो कह रहे हैं आपको हर एक डिस्क्लोजर के लिए, आपको हर एक चीज के लिए क्या होगा ना, सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो देके चलना होगा, ठीक है। फिर बेटा प्रेजेंटेशन की बात करता है, वो कह रहे हैं कि जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है पैरा नंबर 20, 23, 26, 28, 29, 31 इन सब के अंदर बताया गया, कहेंगे उसको आप प्रेजेंट करोगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, तो उसको आप प्रेजेंट करोगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जो कि आपको फेस के ऊपर दिखाने होंगे। फेस ऑफ पी एंड एल के अंदर आपको दिखा के क्या चलना होगा, जो भी आपका बिफोर टैक्स प्रॉफिट या लॉस है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से attributable to the discontinuing operation during the current financial reporting period और इनकम टैक्स thereon, और जो आपका अमाउंट है प्री टैक्स गेन या लॉस का, जो कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। अब बेटा इसके बाद आपको ना एक इलुस्ट्रेशन जो है वो दे रखी है, वो वाला इलुस्ट्रेशन बेटा अब हम इस टाइम पे कवर नहीं करेंगे। यस, जब मैंने लेक्चर करवाया था, रेगुलर लेक्चर लिए थे, तब मैंने इस वाले इलुस्ट्रेशन को पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लेकिन अब डेफिनेटली हम इस इलुस्ट्रेशन के ऊपर इस टाइम पे टाइम हम नहीं लगा के चलते, ठीक है। अब आप आ जाओ बेटा सीधा किसके ऊपर, आप आ जाओ पैरा नंबर 34 के ऊपर, रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। कह रहे हैं जो आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है प्रायर पीरियड की, जो कि प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो भी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बाद हुई है, उसको आपको रीस्टेट करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, रेवेन्यू कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं जो डिस्क्लोजर है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, अगेन ये एक और स्टैंडर्ड है बेटा जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब नए सिलेबस का हिस्सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। कह रहे इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट का जो होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपको डिस्क्लोजर देके चलना होगा AS 25 के अकॉर्डिंग, क्या क्या सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज है, इवेंट्स हुई, ठीक है, सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रीसेंट, जो भी आपने सबसे रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग पीरियड का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रिलेटेड, उसके बाद क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं अमाउंट के अंदर या टाइमिंग के अंदर, जो भी कैश फ्लो का है, टू द एसेट जो आपने डिस्पोज ऑफ करे, लाइबिलिटीज जो आपने सेटल कर, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा ये चीजें पढ़नी होगी, ये पढ़ लेना। मैं अब जा रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा ये आपकी क्वेश्चन वाली फाइल थी बेटा, अब इस टाइम पे तो बेटा सभी बच्चों के पास पहुंच गया होगा, आई थिंक अच्छी, तो आपके पास भी अब तक तो बेटा पोस्ट आराम से आ जानी चाहिए, यस सर, आ गई। आ गई है ना। बेटा पेज नंबर होगा 143 होना चाहिए, आई थिंक 143 पेज पे आ जाओ बेटा। मेरे अकॉर्डिंग 143 पेज ही था, ताकि देख लेते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक 143 पेज। देखो बेटा मैं आपको कह रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ऐसा है जो ना थ्योरेटिकल है, इसके अंदर मैं आपकी मदद करूं तो करूं क्या, आठ पास पेपर में अब तक ये पेपर, पास पेपर में अब तक आया नहीं है, ठीक है। पास पेपर के अंदर ये पता कब आया था, बस लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था जुलाई 2021 के अंदर, और बेटा ये पूछा गया था नवंबर 2018 के अंदर। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आया नहीं, उसके बाद पूछे नहीं है स्टैंडर्ड। आरटीपी में 22 का सवाल देखिए, कह रहे हैं डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की AS 24 के अकॉर्डिंग। चार एग्जांपल का उन एक्टिविटीज के जो सेटिस्फाई करती हैं क्राइटेरिया, डू नॉट डिसोसिएट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ पैरा नंबर 3A बट माइट सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस। बेटा मुझे बता दो, क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया उसने,
इस वाले Yes, केस sir. में तो वही चीज़ है ना कि यहाँ तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड के अंदर लिखा क्या है या नहीं पता। चलो अगर पहले पार्ट का मैं आंसर दूं जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुझे बताना है, डिस्क्रिप्शन देना होगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, मेरे को बताना होगा वो बिजनेस है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है, एएस 17 वाला कुछ था, मुझे डेट बतानी थी, नेचर बतानी थी, फिर मुझे बताना था कितने टाइम में डिसकंटिन्यूस कंप्लीट हो जाएगी, मुझे फिर बताना था बैलेंस शीट डेट के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उसकी पोजीशन, फिर मुझे रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में बताना था कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, रिपोर्टिंग पीरियड में कितना हुआ है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, कितना मेरा बिफोर टैक्स प्रॉफिट या गेन्स था, प्रॉफिट या लॉस था, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना था, मुझे ये चीज बता के चलनी है। और इसके अंदर क्या अपना था, नेट कैश फ्लो कितना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नाउ दिस इज समथिंग अगर मेरे को याद है मैं लिख लूंगा, अगर मेरे को नहीं याद मैं लिख ही नहीं सकता बेटा, देखो वही आंसर लिखा हुआ बस। इसमें क्या आपको लगता है मैं आप लोगों की कोई ज्यादा मदद कर सकता हूँ बेटा? कर ही नहीं सकता बच्चे। बेटा देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जिसके अंदर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी समवेयर, आपको ही थोड़ा सा बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, याद जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। Yes, चलो sir. अगला क्या था, एग्जाम्पल दो उन एक्टिविटीज का, कहना है जो नेसेसरली सेटिस्फाई करती नहीं करती क्राइटेरिया लेकिन कॉम्बिनेशन में कर सकती है। तो इसके अंदर बेटा जो चार एग्जाम्पल दे रखे थे ना, देखो वही चार एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं, अभी अभी स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ के आए हो चार चीजें, क्या क्या पढ़ के आए थे, कह रहे ग्रेजुअली या फेजिंग आउट वाला मैंने आपको यहाँ पे टीवी वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर हमने कहा डिसकंटिन्यू कर दिया इवन रिलेटिवली एक्सेप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, शिफ्ट कर दिया प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक लोकेशन से दूसरी में, क्लोज कर दी कोई फैसिलिटी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए या कॉस्ट एग्जाम्पल के या कॉस्ट सेविंग के लिए, क्या डिट्टो सेम उठा के चिपका दिया? बेयर टेक्स की लैंग्वेज है, बेयर टेक्स की लैंग्वेज है ना। Yes, sir. अगला देख लो चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर द एएस 24, करेंट इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। अब यहां पर बेटा गड़बड़ पता कहाँ होती है, अगर बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा। पहला सवाल क्या था, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट AS 24 के डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली क्या बोला है, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमने दो पॉइंट ही पढ़े हैं। एक तो हमने अभी अभी पढ़ के आए, कह रहे हैं क्या क्या सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हुई है जो सबसे रिसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड था रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन उसके बाद, और क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं अमाउंट या टाइमिंग के अंदर जो भी कैश फ्लो है। बस ये दो पॉइंट थे, होगा खत्म। अब अगला क्या बोलते हैं देखो जरा, नेक्स्ट वो कहता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है एज पर एस 24, या तो डेफिनेशन लिखनी है जो पैरा नंबर 3 के अंदर दी हुई थी उसको लिखना है। आगे बोलता है शुड एन एंटरप्राइज इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहे हैं क्या प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। तो कहते हैं एक एंटरप्राइज को इंक्लूड करनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर एस 24 बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवन तक, खत्म। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये अब एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी इन्होंने, पढ़ के देखते हो तुम्हें ऐसा लगेगा कैसा क्वेश्चन है, पढ़ के देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, लेकिन जब इसका आंसर देखोगे तुम रियलाइज करोगे यार ये तो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का ना, वैसा सही कुछ आंसर लिखना है, मतलब कुछ इसके अंदर कुछ नया भी नहीं है। चलो पढ़ के देखते हैं एक बार। आरजो लिमिटेड कह रहे हैं मैन्युफैक्चर के अंदर पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल, एक को पैसेंजर कार बनाते हैं दूसरे को कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक प्लान बना रही है कि हम शिफ्ट करेंगे पैसेंजर कार से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर 5 साल में, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक प्लान जो है वो ड्रॉन अप नहीं हुआ है फॉर द सेल ऑफ नीदर ऑफ द डिवीजन नॉट द एसेट्स, कह रहे हैं ना तो हम डिवीजन को बेचने की बात कर रहे हैं ना एसेट्स के लिए कोई भी प्लान बनाया नहीं गया। एज अ पार्ट ऑफ प्लान बस ये प्लान करा गया कि हम प्रोडक्शन को ना रिड्यूस कर देंगे इसकी पैसेंजर कार को 20% एनुअली, और उन्होंने प्लान करा कि हम कमेंस करेंगे एक और फैक्ट्री जिसके अंदर हम कमर्शियल व्हीकल बनाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे इंप्लॉइज को फेस्ड मैनर में, यानी यहां से इंप्लॉय निकाल के आप वहां भेजते जाओ। कह रहे हैं ये प्लान अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव नहीं करे हैं, नई फैक्ट्री जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आपको कमेंट करना है कि ग्रेजुअल जो फेजिंग आउट है क्या उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हैं एस 24 के अंदर? कौन से वाले पॉइंट के ऊपर टेस्ट कर लिया बेटा, जो चार एग्जांपल थे, कह रहे हैं सिर्फ अगर ग्रेजुअल फेजिंग आउट हुई है
तो उसको हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन कुछ एक एग्जांपल जो है जो सेटिस्फाई नहीं करते क्राइटेरिया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, लेकिन इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस वो कर सकते हैं। तो देखो क्या चारों सर्कमस्टांसेस बेटा वही लिखे हुए हैं, ग्रेजुअल या एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, डिसकंटिन्यूइंग, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन, क्लोजिंग। अब यहाँ पर हम ग्रेजुअल फेजिंग आउट के अंदर क्या क्या चल रहा है, कह रहे हैं कोई भी फाइनल अप्रूवल हुआ नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन एक्टिविटीज हुई नहीं है, तो नई फैक्ट्री अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसको नहीं बोल सकते कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आपको ये बताना था क्वेश्चन के अंदर कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है या नहीं है। क्या कर सकते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मान सकते हो नहीं मान सकते हो? समझ आया? देखो क्या टेस्ट करा उसने, टेस्ट तो तुमसे ये वाले 4 एग्जांपल टेस्ट करे हैं कि तुम्हें पता नहीं पता, ये तो एक लाइन ही थी, मेन तो ये आंसर टेस्ट करा ना कि तुम्हें ये 4 पता नहीं पता। समझ आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो बेटा, मैंने इसका आंसर जानबूझ के नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, ये भी रिपीटेड है, कुछ नया आया नजर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्या ये भी रिपीटेड है? रिपीटेड है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अभी आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, बस नाम चेंज कर दिया, रोहिणी लिमिटेड। क्या क्वेश्चन रिपीटेड है? पहला पार्ट तो रिपीटेड है सर, कि मेयर ग्रेजुअल फेस आउट है, क्या उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मान सकते हैं? अब इन्होंने ना 2 पार्ट और ऐड कर दी, इसका आंसर दो जरा। कह रहे कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास करा है कि वो कुछ एसेट बेच देगी पैसेंजर कार डिवीजन के और ट्रांसफर कर देंगी कुछ एसेट पैसेंजर कार डिवीजन के न्यू फैक्ट्री के अंदर। क्या अब यहां पर हम कह सकते हैं, क्या यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन? नो सर। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन आपने पास जो करा है वो कुछ एसेट्स को बेचने के लिए करा है, क्या रेजोल्यूशन के अंदर कहीं पर ऐसा लिखा है कि हम ये जो पैसेंजर कार का सेगमेंट है इसको बंदी कर देंगे? अगर आपने कुछ एसेट्स बेच भी दिए कि एक रेजोल्यूशन के थ्रू किसी नई फैक्ट्री को, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ क्लोजर कैसे करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा ना। वुड योर आंसर टू द above be different अगर कंपनी इज ऑल टू सेल द एसेट्स ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन टू पैसेंजर कार डिवीजन फेस बट टाइम बाउंड मैनर? कह रहे अगर एक टाइम बाउंड मैनर में अगर हम इसको बेचते हैं, रेजोल्यूशन हम पास कर देते हैं, तो तब क्या उस केस के अंदर हम इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलेंगे? अब आंसर यस हो जाएगा। पता फर्क किस चीज का पड़ा है, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिख रही है, यहाँ पर आपको टाइम बाउंड मैनर दिख रहा है। हमें पता है कि एक डेफिनेट टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने इसको बेच देना है, कि इतना टाइम फ्रेम में पैसेंजर कार को हम खत्म कर दें। इजी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बतानी है। बचा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर है, उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करी है, जनवरी 16 से सितंबर 16 में पर मंथ 2 लाख रुपए, यहाँ पर 2 लाख था, यहाँ 1 लाख हो गया, यहाँ 3 लाख हो गया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 4 लाख हो गया। कंपनी ने क्या करा है, ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ द चेंज करा है प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ओवरऑल प्लान के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास करा मार्च 16 के अंदर टू दिस इफेक्ट। कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है अकाउंटिंग ईयर के तौर पे, ठीक है, नहीं दिसंबर के अंदर खत्म हो रहा होगा। कह रहे हैं आपको एडवाइस देनी है क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इसको मानना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसका आंसर लिखना कैसे है? सबसे पहले देखो इन्होंने लिखा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड के बाकी लैंग्वेज के बारे में बात करी। फिर उन्होंने बताया कि कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती है जो सेटिस्फाई नहीं करती है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर वो आंसर दे रहे हैं कि इस केस के अंदर हमने कंपनी ने एनफोर्स करा है ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन and does not represent a separate major line of business. Hence, it is not a discontinued operation. इस वजह से वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। अगर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो होता वो अक्कर होता, और इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो है उसके बारे में बता दो। अगर तुम इसका आंसर पढ़ के देखते हो, ठीक है, क्या कहीं पर भी वो जिक्र कर रहा है कि डिश वॉशिंग बार या क्लोथ वॉशिंग बार का क्या कर रहे हैं? कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहा बेटा, पूरा आंसर पढ़ के देखो।
अल्टीमेटली बेटा ये स्टैंडर्ड है ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। इसमें मैं क्या ही मदद आपकी किस लेवल में मदद कर सकता हूँ? ये कर सकते हैं हाँ कि जो चार्ट है इसका, मतलब जो पॉइंट्स पैराग्राफ में लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में लिखना। बाकी चीज तो करी नहीं जा सकती स्टैंडर्ड के अंदर, या कर सकते हैं? उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड। यस सर। ठीक है, एक दो बार खुद से ये स्टैंडर्ड पढ़ लोगे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अपने स्टैंडर्ड के अंदर ध्यान रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन थॉरली। सेकंड आपने पढ़ना है कि डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है इस स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। डिस्क्लोजर और रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? डेट, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की डेट और नेचर, डिसकंटिन्यूअस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट एसेट्स वाला पॉइंट हो गया, डिस्क्रिप्शन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, कैश फ्लो वाला पॉइंट। तो वो वाला जो चीज है बेटा आपने वो पढ़ ली है। अगली चीज, ऐसे एग्जांपल्स जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है लेकिन इन कॉम्बिनेशन अदर सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जो चार एग्जांपल हैं वो चार एग्जांपल इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में क्या करोगे, वो जो दो पॉइंट, ठीक है, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में क्या करोगे वो जो दो पॉइंट। बेटा बस ये चार चीजें जो है ना कर जाओ, आपका ये स्टैंडर्ड जो है खत्म हो जाएगा। ये चार चीजें ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। सर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है ये? इंटरम बेटा, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो बड़ा, जो दो पॉइंट थे एएस 25 के अंदर, जो हमने कहा था कि सिग्निफिकेंट क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो, और दूसरा पड़ता क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं जो भी प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसके बाद। ठीक है, यस सर। बट देखो स्टैंडर्ड मुश्किल नहीं है। अब इस स्टैंडर्ड के लिए अगर तुम लोग मुझे कहते हो सर चार्ट बनवा दो या समरी बनवा दो, बेटा क्या समरी बनवाओ? पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेयर टेक्स्ट है। अगर मैं समरी बनाने में बैठूंगा तो मैं भी उसके अंदर यही चिपका रहूंगा ना यार, मैं भी तो बेयर टेक्स्ट ही चिपका रहूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने खुद ही आंसर देख लिया कि बेयर टेक्स्ट का कुछ एक सर्टेन पैराग्राफ का क्वेश्चन है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। दो बार पूछा है अब तक, अब तक दो बार पूछे सर। पिछली बार कब पूछा था? सबसे पूछा था इन्होंने ये जुलाई 21 के अंदर, ठीक है। और फिर इन्होंने कब पूछा, ये नवंबर 18 में पूछा, नवंबर 18 जुलाई 21। डन। यस सर। चलो जी। अच्छा मैडम समीक्षा, मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपने बेटा लास्ट लेक्चर कौन सा लगाया है मेरा? बेटा क्या डिसोल्यूशन का पहला लेक्चर आप लगा चुके हो या लगाना है? सर वो क्लास में नहीं है। अच्छा, समीक्षा ने सेशन ही छोड़ दिया। चलो चलो बेटा, अब हम एक काम करेंगे, फिर हम ना काउंटिंग से 20 के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। बेटा 10 मिनट में करें शुरू। यस। ठीक है, मैं ना एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बोलना नहीं चाहता, तो 10 मिनट का समझो एकदम से ब्रेक है। मैं 6:20 पे आपके साथ दोबारा से शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। मैं बस वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, मैं इसी में स्टार्ट कर दूंगा AS20 की। यहाँ रिकॉर्डिंग में एंड कर देता हूँ। मीटिंग एंड नहीं कर रहे, बस रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं, यहीं से नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।